हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। माय नेम है जालो कुमार और आज हम इस वीडियो में मैट्रिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। मैं मैट्रिक्स वर्ड के बारे में आपको थोड़ा बता देता हूँ। मैट्रिक्स वर्ड का सबसे पहले यूज़ ब्रिटिश मैथमेटिशियन जे सिल्वेस्टर ने 1850 में किया था और मैथमेटिशियन आर्थर कैले ने 1858 में मैट्रिक्स के प्रिंसिपल्स को दिया था। तो मैट्रिक्स में हम सबसे पहले देखते हैं डेफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स। m इंटू एन नंबर्स को, या कोई भी हम एक नंबर्स का ग्रुप ले लें, तो यहाँ पर मैं m इंटू एन नंबर्स लेता हूँ। m इंटू एन नंबर्स के एक ग्रुप को एक रेक्टेंगुलर एरे में रो और कॉलम में अरेंजमेंट को एक m बाई n ऑर्डर की मैट्रिक्स बोलते हैं। इसमें हॉरिजेंटली रो होती हैं ये और वर्टिकली कॉलम होते हैं। तो कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाता है कि मैट्रिक्स में हॉरिजेंटली रो होती हैं या वर्टिकली रो होती हैं। तो इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ जिससे आसानी से आप याद रख सकते हैं कि हॉरिजेंटली रो होती हैं या वर्टिकली रो होती हैं। तो इसके लिए मान लेते हैं आसमान में कोई क्रो हॉरिजेंटली उड़ रहा है, और अगर हम क्रो की स्पेलिंग से सी को स्प्लिट करते हैं तो बचता है रो, जिससे हम देख सकते हैं कि हॉरिजेंटली रो होती हैं और इसके अलावा वर्टिकली कॉलम होते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। इसमें हम बात कर लेते हैं मैट्रिक्स के ऑर्डर की। मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है? तो किसी भी मैट्रिक्स में अगर m रो हैं और n कॉलम हैं तब उसे m बाई n मैट्रिक्स, m बाई n ऑर्डर की मैट्रिक्स बोलेंगे। यहाँ पर इसे m क्रॉस n से डिनोट करते हैं, जबकि m बाई n ऑर्डर की मैट्रिक्स बोलते हैं इसे। अगर यहाँ कहीं पर लिखा हुआ है m क्रॉस n तो ये मैट्रिक्स m बाई n ऑर्डर की मैट्रिक्स है। इसमें यहाँ पर ये नंबर्स लिखे हुए हैं, जिसमें ये नंबर जो फर्स्ट नंबर है ये हमारा रो को दर्शाता है, रो को रिप्रेजेंट करता है, और ये सेकंड नंबर ये कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। इसी तरह यहाँ पर देख सकते हैं ये रो को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये कॉलम को। तो हम इसे बोल सकते हैं, अगर A23 कहीं पर लिखा हुआ है तो इसे हम 2,3th एलिमेंट बोल सकते हैं। तो यहाँ पर A23 2,3th एलिमेंट है m बाई n ऑर्डर की मैट्रिक्स का। तो यहाँ पर मैंने डेफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स और मैट्रिक्स के ऑर्डर के बारे में बात कर ली है, और हम आगे इसमें टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में बात करेंगे। तो आइए अब हम आगे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में बात करते हैं। इसमें नंबर 1 टाइप है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स वह मैट्रिक्स होती है जिसमें केवल एक रो होती है। इस मैट्रिक्स में कॉलम कितने भी हो सकते हैं, 1 2 3 4 5 या कितने भी कॉलम हो सकते हैं एक रो मैट्रिक्स में। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने 4 बाई n ऑर्डर की एक मैट्रिक्स ली है, जिसमें ये 4 कॉलम है और केवल एक रो है इस मैट्रिक्स में। जैसे मैं कोई भी मैट्रिक्स n कॉलम की ले ले रहा हूँ मैं, जबकि यहाँ पर रो एक ही रहेगी। रो मैट्रिक्स में रो एक ही रहती है, कॉलम कितने भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर मैं A11 A12 A13 डॉट 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 A1n, तो ये हो गई n बाई 1 ऑर्डर की मैट्रिक्स हो गई, n बाई 1 ऑर्डर की रो मैट्रिक्स हो गई। इसी तरह से सेकंड टाइप है यहाँ पर कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स में केवल एक कॉलम होता है और इस मैट्रिक्स में रो कितनी भी हो सकती हैं। जैसे यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल लिया है 1/4 ऑर्डर की मैट्रिक्स ली है, तो इसमें रो 4 है इसमें, और कॉलम इसमें केवल एक ही है। तो जिस तरह से रो मैट्रिक्स में कॉलम कितने भी हो सकते हैं, उसी तरह से कॉलम मैट्रिक्स में रो कितनी भी हो सकती हैं, जबकि कॉलम केवल एक होना चाहिए। तो अब हम अगला टाइप देखते हैं। इसमें थर्ड टाइप दिया हुआ है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स, तो स्क्वायर मैट्रिक्स वह मैट्रिक्स होती है जिसमें रो और कॉलम की संख्या बराबर होती है। जैसे इसमें अगर रो की संख्या मानते हैं हम, नंबर ऑफ रोज n है और नंबर ऑफ कॉलम्स हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स m है, तो m इजिकल टू n अगर है, n इजिकल टू m है, तब हमारी वह स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। जैसे यहाँ पर मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, तो ये 3 बाई 3 ऑर्डर की एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो इस तरह से स्क्वायर मैट्रिक्स में कितनी भी रो और कॉलम हो सकती हैं, जबकि दोनों बराबर होनी चाहिए। जितनी रो हैं उतने ही कॉलम होने चाहिए। जैसे यहाँ पर मैंने 3 बाई 3 ऑर्डर की ली है, 4 बाई 4 ऑर्डर की भी हो सकती है एक स्क्वायर मैट्रिक्स, जिसमें रो और कॉलम इक्वल हों, उसे हम स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। तो यहाँ पर मैट्रिक्स का फोर्थ टाइप है
डायगोनल मैट्रिक्स। तो डायगोनल मैट्रिक्स वह मैट्रिक्स होती है जिस मैट्रिक्स में मेन डायगोनल के एलिमेंट्स नॉन जीरो हों, बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं वह सभी जीरो हों। जैसे यहाँ पर एग्जांपल लेता हूँ मैं एक 3x3 मैट्रिक्स का। डायगोनल मैट्रिक्स हमेशा एक स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, तो वह स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें मेन डायगोनल के एलिमेंट्स नॉन जीरो हों और बाकी सभी एलिमेंट्स जीरो हों। तो यहाँ पर मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ A 0 0 0 B 0 0 0 C 3x3 ऑर्डर की। तो यहाँ पर ये एक 3x3 ऑर्डर की एक डायगोनल मैट्रिक्स है जिसमें यहाँ पर मेन डायगोनल के एलिमेंट्स नॉन जीरो हैं, बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं सभी ये जीरो हैं। तो वह स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें मेन डायगोनल के एलिमेंट्स नॉन जीरो हों और बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं वह सभी जीरो हों, वह एक डायगोनल मैट्रिक्स कहलाती है। तो अब हम यहाँ पर मैट्रिक्स का नेक्स्ट टाइप देखते हैं, यह है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स वह डायगोनल मैट्रिक्स होती है जिसमें मेन डायगोनल के सभी एलिमेंट्स सेम हों। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, यह A 0 0 एक डायगोनल मैट्रिक्स है ये, और ये स्केलर मैट्रिक्स तब होगी जब इसके मेन डायगोनल के सभी एलिमेंट्स सेम हों। जैसे यहाँ पर है ये 0 A 0 0 0 A, तो ये 3x3 ऑर्डर की एक डायगोनल मैट्रिक्स है 3x3। तो यहाँ पर हम देखते हैं मेन डायगोनल्स के सभी एलिमेंट्स सेम हैं यहाँ पर, तो ये एक स्केलर मैट्रिक्स होगी। इसका हम एक और एग्जांपल लेकर देखते हैं। जैसे यहाँ पर 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स मैंने ले ली है कोई, तो ये हो सकती है A 0 0 A। तो ये 2x2 ऑर्डर की एक मैट्रिक्स है जिसमें यहाँ पर मेन डायगोनल के दोनों एलिमेंट्स सेम है, तो ये भी एक स्केलर मैट्रिक्स होगी। या हम कोई 1x1 ऑर्डर की मैट्रिक्स ले लें A 1x1, तो ये भी एक स्केलर मैट्रिक्स होगी। अब यहाँ पर हम मैट्रिक्स का सिक्स्थ टाइप देखते हैं, यह है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स वह स्क्वायर मैट्रिक्स होती है जिसमें मेन डायगोनल के सभी एलिमेंट्स 1 हों और बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं वो 0 हों। तो फॉर एग्जांपल एक 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स लेते हैं या 4x4 ऑर्डर की ले लेते हैं। तो मेन डायगोनल के एलिमेंट्स 1 होने चाहिए, तो 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 4x4। तो यहाँ पर ये 4x4 ऑर्डर की एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है क्योंकि इसमें मेन डायगोनल के सभी एलिमेंट्स सेम हैं, सभी एलिमेंट्स 1 हैं। तो अगर मेन डायगोनल के सभी एलिमेंट्स 1 हैं और बाकी सभी एलिमेंट्स 0 हैं तो वह एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी। एक और एग्जांपल लेते हैं हम, A 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स लेते हैं एक, तो ये जाएगी 1 0 0 1, ये 2x2 ऑर्डर की है, तो ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी। मेन डायगोनल के एलिमेंट्स यहाँ पर 1 हैं, जबकि ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी, जबकि ये 2x2 ऑर्डर की अगर ये मैट्रिक्स कहीं लिखी हुई है 0 1 1 0 2x2, तो ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं होगी क्योंकि इसमें मेन डायगोनल के एलिमेंट्स 0 नहीं है, मेन डायगोनल के एलिमेंट्स 1 नहीं है, मेन डायगोनल के एलिमेंट्स यहाँ पर 0 हैं, इसलिए ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं होगी, जबकि ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम I से डिनोट करते हैं, तो यहाँ पर हम इसे लिख सकते हैं I4, क्योंकि ये 4x4 ऑर्डर की एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है और इसका ऑर्डर 4x4 है, तो इसे हम I4 लिख सकते हैं। ये एक 2x2 ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो इसे I2 लिख सकते हैं। इसी तरह अगर कोई 3x3 ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो उसे I3 लिख सकते हैं। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम I से डिनोट करते हैं और इसके सफिक्स में इसका ऑर्डर रहता है, तो 4x4 ऑर्डर की है। यहाँ पर 4 इसलिए रहता है क्योंकि एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमेशा एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, तो रो और कॉलम इसमें इक्वल होंगे, तो इसे हम I4 लिख सकते हैं। और इसी तरह 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स I3 लिख सकते हैं, 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स को हम I2 लिख सकते हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट टाइप हमें दिया हुआ है जीरो मैट्रिक्स। तो जीरो मैट्रिक्स वह मैट्रिक्स होती है जिस मैट्रिक्स में सभी एलिमेंट्स 0 हों, 0 0 0 0 0 0 0 0 0। तो ये एक 3x3 ऑर्डर की जीरो मैट्रिक्स है, इसे हम O से डिनोट करते हैं। इसी तरह 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स, तो ये हो जाएगी 0 0 0 0, इसे भी O से डिनोट करेंगे हम।
तो अब हम आगे इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस डिस्कस करेंगे। मतलब कोई भी दो मैट्रिसेस इक्वल कब होंगी। तो इसके लिए अगर कोई दो मैट्रिसेस दी रखी हैं हमें, एक m/n ऑर्डर की दी है और एक दी है मैट्रिक्स b p/q ऑर्डर की, तो ये दोनों मैट्रिसेस इक्वल कब कब होंगी, इस बात को हम डिस्कस करेंगे। तो पहले तो इन दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम होना चाहिए, मतलब m इज टू p होना चाहिए। मतलब मैट्रिसेस A और मैट्रिसेस B में नंबर ऑफ रोज इक्वल होनी चाहिए और नंबर ऑफ कॉलम भी इक्वल होने चाहिए, तब यहाँ पर n इज टू q होना चाहिए। मतलब दोनों मैट्रिसेस में रो और कॉलम्स के नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होने चाहिए और इन दोनों मैट्रिसेस में करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए। जैसे मैं कोई एक एग्जांपल लेकर बताता हूँ आपको। मैट्रिक्स A इज टू दी हुई है, अगर A मान लेते हैं हम 2/2 ऑर्डर की, तो यहाँ पर 3 2 5 4 ये मैट्रिक्स दी हुई है कोई, और मैट्रिक्स बी दी हुई है, इसे भी 2/2 ऑर्डर का होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर m और p इक्वल होने चाहिए और n और q इक्वल होने चाहिए। तो यहाँ पर ये 2/2 ऑर्डर की है, तब ये मैट्रिक्स भी 2/2 ऑर्डर की होनी चाहिए और इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी सेम होने चाहिए। तो यहाँ पर भी ये 3 होना चाहिए, ये 2, ये 5 और ये 4, 5 4 2/2, ये भी 2/2 ऑर्डर की। तो अगर इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल हैं और दोनों मैट्रिसेस के ऑर्डर सेम है, तब ये दोनों मैट्रिक्स बराबर होंगी। अगर कोई मैट्रिक्स बी यहाँ पर ये दी है 2/2, ये मैट्रिक्स दी होती 3 2 5 4, ये 2/2 ऑर्डर की, ये भी मैट्रिक्स 2/2 ऑर्डर की है और ये भी 2/2 ऑर्डर की है, और इस मैट्रिक्स में जो एलिमेंट्स हैं वही मैट्रिक्स इस वही एलिमेंट्स इस मैट्रिक्स में भी हैं, जबकि ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल नहीं होंगी क्योंकि इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स सेम नहीं है। यहाँ पर ये एलिमेंट 3 है, ये 3 है, लेकिन यहाँ पर ये एलिमेंट 2 है और जबकि यहाँ पर ये एलिमेंट 5 है, इसलिए ये दोनों मैट्रिसेस इक्वल नहीं होंगी, जबकि ये और ये मैट्रिक्स इक्वल होगी। तो दोनों मैट्रिक्स के ऑर्डर सेम होने चाहिए और उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होने चाहिए, तभी दोनों मैट्रिक्स इक्वल होंगी। तो अगर ऐसा होता है तो ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल होंगी। तो आइए अब हम इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स पर बेस्ड एक क्वेश्चन कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है फाइंड करनी है ए बी सी डी की वैल्यू, और ये दोनों मैट्रिसेस इक्वल दे रखी हैं। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर चेक करते हैं कि दोनों मैट्रिक्स के ऑर्डर सेम है या नहीं है। तो ये मैट्रिक्स है 2/2 ऑर्डर की, क्योंकि इसमें 2 रो हैं और 2 कॉलम हैं, और ये मैट्रिक्स भी 2/2 ऑर्डर की है। तो मतलब ये दोनों इन दोनों मैट्रिक्स की इक्वलिटी हो सकती है। तो अब हम इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वल रखते हैं। तो यहाँ पर 2a प्लस बी के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है 4, तो ये हो जाएगा 2a प्लस बी इज इक्वल टू 4, और यहाँ पर सेकंड करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है a माइनस 2b इज इक्वल टू -3। थर्ड दिया हुआ है 5c माइनस डी इज इक्वल टू 11, तो ये हो जाएगा 5c माइनस डी इज इक्वल टू 11। फोर्थ दिया हुआ है 4c प्लस 3d इज इक्वल टू 24। अब हम इन चारों इक्वेशंस को सॉल्व करके ए बी सी और डी के मान निकाल सकते हैं। तो हम इनको सॉल्व करते हैं। ये मैट्रिक इक्वेशन नंबर 1, ये 2, ये 3 मान लेते हैं और ये 4। तो इन इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए अगर हम इक्वेशन नंबर 1 में 2 से मल्टीप्लाई करके इक्वेशन नंबर 2 में ऐड कर देते हैं, तब यहाँ पर b से b कैंसिल हो जाएगा। तो इक्वेशन नंबर 1 में 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 4a प्लस 2b इज इक्वल टू 8, और यहाँ पर इस इक्वेशन में हम ऐड कर देते हैं इक्वेशन नंबर 2 में, तो ये हो जाएगा a माइनस 2b इज इक्वल टू -3। ये 2b से 2b कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर ये आ जाएगा 5a इज इक्वल टू 8 माइनस 3 इज इक्वल टू 5, 5 से 5 कैंसिल, a इज इक्वल टू 1 आ गया। a की वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे या इसमें पुट कर देंगे, फर्स्ट या सेकंड किसी भी इक्वेशन में पुट करके b की वैल्यू क्या फाइंड कर सकते हैं। तो b इज इक्वल टू इक्वेशन नंबर 1 से हो जाएगा b इज इक्वल टू 4 माइनस 2a, 4 माइनस 2a, और a की वैल्यू हमें पता है 1 है, तो 4 माइनस 2 इज इक्वल टू आ जाएगा 2। तो a और b की वैल्यू आ चुकी है। अब हम
सी और डी के मान निकालने के लिए इक्वेशन नंबर 3 और 4 को सॉल्व करके सी और डी की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। तो अगर हम इक्वेशन नंबर 3 में 3 से मल्टीप्लाई करके इक्वेशन नंबर 4 में ऐड करते हैं तो 3D से 3D ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर हम इक्वेशन नंबर 3 में 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 15C माइनस 3D इज इक्वल टू, यहाँ पर ये हो जाएगा ये यहाँ पर इक्वेशन नंबर 3 में ये 5C माइनस डी का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट 11 है तो यहाँ पर ये 11 होगा इज इक्वल टू 33 और इक्वेशन नंबर 4 में ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 4C प्लस 3D इज इक्वल टू 24। इन दोनों को ऐड करेंगे 3D से 3D कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 19C इज इक्वल टू 57। तो 19 से 57 जाएगा तो ये बचेगा 3C इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। इसकी वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 4 या 3 किसी में भी पुट करके D की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इक्वेशन नंबर 3 में मैं इसकी वैल्यू पुट कर रहा हूँ तो हो जाएगा 5C माइनस 11 इज इक्वल टू डी। तो 5C की वैल्यू आई है 3 इंटू 3 माइनस 11 इज इक्वल टू डी। तो डी आ जाएगा 4। तो यहाँ से ये मैट्रिक्स दी हुई थी दोनों और इन मैट्रिक्स की सहायता से A, B, C और D की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली है। तो इस तरह से हम इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।